एक देश जहां देश के प्रधानमंत्री का मुकाबला महिला बना महिला ज़्यादातर समय रहा हो, एक देश जहां लंबे समय से महिला ही प्रधानमंत्री बनी हो, एक देश जहां पर कट्टरपंथी ताकतों ने पैर फैलाना शुरू किया हो लेकिन फिर भी सत्ता पर महिला का ही वर्चस्व रहा हो, वहां इस बार चुनाव में एक महिला तो चुनौती दे रही है लेकिन दूसरी महिला ने चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। 7 जनवरी रविवार यानी परसों ही बांग्लादेश में मतदान होना है और चुनाव प्रचार कम और विवाद वहां पर ज़्यादा खबरों में है। यहाँ वोट देने का भी प्रचार हो रहा है और वोट के बहिष्कार का भी प्रचार हो रहा है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, वोट देने का भी और वोट के बहिष्कार का भी। हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। भारत के वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ, अब वहाँ पर चुनाव होने हैं लेकिन ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। बहुत सारी वजह है लेकिन सबसे अहम वजह जो प्रचार चल रहा है वो है 300 सीटें हैं इस देश में। 299 पर 7 तारीख को वोट डाले जाने हैं। एक सीट पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मौत हुई, उसकी वजह से चुनाव वहाँ पर टाल दिया गया है। लगभग 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की, तकरीबन आधी से ज़्यादा वोटर महिलाएं हैं। कुल 1896 उम्मीदवार इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 51% महिलाएं हैं। सेना, नेवी सबकी नज़र इस चुनावों पर लगी हुई है। पिछली बार अगर 2018 की बात करें तो 290 सीटें 3 पार्टियों ने मिलकर जीत ली थी, जिसमें 3 पार्टियां बड़ी पार्टियां जो बांग्लादेश की हैं। सत्तारूढ़ पार्टी जो इस वक्त है आवामी लीग, मुख्य विपक्षी पार्टी जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP कहते हैं, और तीसरी पार्टी है जातीय पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं। पिछले 3 महीने के दौरान ज़्यादातर गिरफ्तारियां की गई हैं। बांग्लादेश में विपक्ष का दावा है कि करीब 26,000 नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया है। विपक्ष ने इसी के बाद बांग्लादेश में चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी। उनके जो नेता जेल से बाहर हैं वो लगातार बांग्लादेश के आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो वोट डालने ना जाएं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वोट ज़रूर डालें, बांग्लादेश में विपक्ष अपील कर रहा है कि वोट डालने ना जाएं। सत्ता पर काबिज है आवामी लीग जो दोबारा सत्ता पर लौटने के सपने में पाली हुई है। इसकी वजह है कि उसे टक्कर देने के लिए सामने कोई है ही नहीं। विपक्ष चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। विपक्ष कहता है कि जब सब विरोध करने वाले नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या रह जाता है। लेकिन PM शेख हसीना की सरकार आरोपों को खारिज करती है। उसका कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं है। विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि केयर टेकर सरकार हो और वही चुनाव कराए, लेकिन इसे भी PM शेख हसीना ने खारिज कर दिया है। और बड़ी मज़ेदार बात तो ये कि 1996 में केयर टेकर सरकार की मांग शेख हसीना जो अभी प्रधानमंत्री हैं वही कर रही थी। आज से करीब 26-27 साल पहले खालिदा जिया को चुनाव जीतने के बाद केयर टेकर सरकार बनाना पड़ा। फिर चुनाव हुए और शेख हसीना जीत गई। वही शेख हसीना जीती जो केयर टेकर सरकार की उस वक्त मांग कर रही थी। और अब जब खुद प्रधानमंत्री है तो केयर टेकर सरकार नहीं देना चाहती है। अब प्रधानमंत्री और विपक्ष की इस मांग को मानने से वो साफ इनकार करती है। वजह ये बताई जाती है कि संविधान संशोधन हो चुका है जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका को अब अहमियत दे दी गई है, जो कि 1996 में नहीं थी। अब विपक्ष ने चुनाव के एक दिन पहले यानी शनिवार कल सुबह से चुनाव के एक दिन बाद तक यानी सोमवार शाम तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। यानी शनिवार, रविवार और सोमवार शाम तक बांग्लादेश में पूरे में विपक्ष ने हड़ताल का ऐलान किया है। विपक्ष भले हड़ताल कर रहा हो लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पूरा भरोसा है कि वो चौथी बार सरकार बनाने में सफल होंगी। उन्होंने जो तैयारियां की हैं उसको भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुरुवार को शेख हसीना ने रैलियां की और टीवी पर अपनी बात भी रखी। शेख हसीना ने इसमें कहा कि अगर मैंने कोई गलती की होगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझे फिर से सरकार बनाने का मौका मिला तो मैं उन गलतियों को अब सुधारूंगी। मुझे मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं
और 7 जनवरी को हमारी पार्टी को वोट दें। शेख हसीना बेशक अपील कर रही हों, लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में जो मतदाता वोट देने जाएंगे उनके पास विकल्प क्या रहने वाला है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल तो मैदान में है ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि जो वोट पड़ेंगे, ज़्यादातर वोट जो पड़ेंगे वो शेख हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग को ही पड़ेंगे। वहीं ये भी खबर है कि 150 से ज़्यादा जो स्वतंत्र उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग से ही जुड़े रहे हैं, यानी डमी कैंडिडेट्स हैं अवामी लीग के ही। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये लोग प्रधानमंत्री शेख हसीना के कई साल से वफादार हैं। जाहिर है शेख हसीना अपनी वापसी को सुनिश्चित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। विपक्ष को जेल में बंद कर रखा है, मुकाबला भी हो रहा है तो उनके अपने लोगों के साथ ही हो रहा है कि अगर उनके ऑफिशियल कैंडिडेट हार जाएं तो अगर इंडिपेंडेंट जीतें तो वो भी उन्हीं के ही लोग रहें। बांग्लादेश में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भी होती है, इसे रोकना भी कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण चुनाव की अपील की और दुनिया भर की दिलचस्पी इस वक्त बांग्लादेश के चुनावों में है। 30 देशों के 180 चुनावी पर्यवेक्षक बांग्लादेश आए हुए हैं। बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया पर वो नजर रखे हुए हैं। बांग्लादेश के डेली स्टार अखबार का कहना है कि अवामी लीग के नेताओं ने कॉमनवेल्थ के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की है। डेली स्टार का ये भी कहना है कि अवामी लीग ने भरोसा दिया है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। चुनाव तो निष्पक्ष हो ही सकते हैं क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं वहाँ पे, सबके सब जेल में हैं। अब आपको बांग्लादेश के जो 2 बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके बारे में भी जाना चाहिए। बहुत से लोग जानते भी होंगे, उनको याद दिला देते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उनको मैं अब बता देता हूँ। शेख हसीना और खालिदा जिया ये 2 सुप्रीम महिला लीडर्स हैं बांग्लादेश में, जो एक दूसरे की आज की तारीख में धुर विरोधी है। दोनों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष साथ साथ किया और आज से करीब 30 साल पहले सैन्य जनरल थे जनरल इरशाद तानाशाह थे। जनरल इरशाद को उस वक्त इन दोनों की वजह से सत्ता छोड़नी पड़ी थी और उस वक्त सबसे पहले शेख हसीना जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। शेख हसीना पिछले 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अवामी लीग पार्टी की वो प्रमुख है। बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी हैं। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था तो मुजीबुर रहमान ही 72 में पहला चुनाव जीते थे। वही बांग्लादेश के आप एक तरीके से फादर फिगर कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। कट्टरपंथी ताकतों की शेख हसीना की पार्टी और खुद शेख हसीना बहुत विरोधी माने जाते हैं। छात्र जीवन से ही वो जन आंदोलनों में हिस्सेदारी लेती रही हैं। गरीबी कम करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है। अब पूर्व प्रधानमंत्री जो खालिदा जिया हैं, जो कि शेख हसीना को चुनौती देती आई हैं, वो कौन है उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख है खालिदा जिया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री यही बनी थी 1991 में। 1991 और 2001 में प्रधानमंत्री बनी। 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की इनको जेल की सज़ा मिली। इस वक्त खालिदा जिया जेल में हैं और शेख हसीना इनकी जो धुर विरोधी हैं, जिनकी सरकार में वो जेल गई, वो इस वक्त वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, जिनके बारे में अब से कुछ देर पहले मैंने आपको डिटेल में बताया। एक बात और कही जाती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में केयर टेकर सरकार के अंदर चुनाव कराने की मांग उठती रही है, लेकिन बड़ा फर्क है। जहाँ पाकिस्तान में सरकार किसी की भी बने, सेना की भूमिका ही अहम रहती है, लेकिन बांग्लादेश में 1991 के बाद अभी तक लोकतंत्र है। वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है और रहती भी है। 7 जनवरी को मतदान है और वोटिंग से ये साफ हो जाएगा कि कौन ज़्यादा लोकप्रिय है। वोटिंग मतलब कितने लोग वोट करने आते हैं। बॉयकॉट का ज़्यादा समर्थन होता है या वोट करने वालों का समर्थन होता है, ये देखना होगा, क्योंकि शेख हसीना चुनावी मैदान में है और खालिदा जिया और उनकी पार्टी ने चुनावों के बहिष्कार का ऐलान इस वक्त कर रखा है। बांग्लादेश के बारे में और बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता, जो कि हमारे सहयोगी हैं, इस वक्त ढाका में हैं और इन्हीं चुनाव को कवर करने के लिए आज ही ढाका पहुँचे। सौरभ, क्या सरगर्मी है, क्या तैयारी है? विपक्ष के बगैर चुनाव कितना मज़ेदार दिखाई दे रहा है या एक तरफा दिखाई दे रहा है?
देखिए, अगर आप यहाँ लोगों से बात करें तो ज़रूर वो कहेंगे आपको, ये मानेंगे भी कि अब पार्टन अब तक एक तरफा तो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विपक्ष मैदान में नहीं है। बॉयकॉट करने की ऐलान किया है खालिदा जिया के जो पार्टी है बीएनपी, क्योंकि उनका एक मांग था कि जब चुनाव होने वाला है तब जो पूरे जिम्मेदारी है वो एक केयरटेकर गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। इस मांग को नहीं माना गया, उसके बाद वो मैदान में नहीं आए, वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ज़रूर जो एक तरफा चुनाव होने की बात है वो ज़रूर यहाँ पे है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे बांग्लादेश की जो अवामी लीग है उन्होंने भी मीटिंग किया। उन्होंने आज, जैसे कि आप बताए, कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनसे भी मीटिंग किया। और बहुत सारे लोग बांग्लादेश में आए हैं क्योंकि ये चुनाव ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे जो रीजन है, ये इलाका है, इस इलाका के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत के नज़रिया से देखें तो ज़रूर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है बांग्लादेश। और पिछले कुछ सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के लीडरशिप और यहाँ के प्रधानमंत्री के जो लीडरशिप है उसके अंदर बांग्लादेश इंडिया टाइज में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ के जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, पोर्ट कनेक्टिविटी जो है, पावर सेक्टर में जो कॉपरेशन है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर सामने आया है। लेकिन यहाँ के जो इश्यूज है वो है, देखिए, एक क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर लोगों के मन में चिंता है। ज़रूर इकोनॉमिक कुछ चैलेंजेस है बांग्लादेश के लिए, वो सारे चीज़ें चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए 7 तारीख को चुनाव तो होंगे और अवामी लीग के जो नेता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि जीत उन्हीं की होगी। और यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है उसको लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। लेकिन उनका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि अगर कोई बॉयकॉट करते हैं तो जी। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चुनाव नहीं हो रहा है। लोग वोट डालेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ वोट डालेंगे और वोट के बाद सरकार भी बनेगी, जिनको सबसे ज़्यादा वोट ठीक मिलेगा है उनको। सौरभ, आप रहिए, अब मैं आपके पास आऊँगा। मेरे साथ 2 और एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी हमारे साथ हैं। गौतम दा इस वक्त बांग्लादेश में ही हैं, चुनाव कवर करने पहुंचे हुए हैं। और मेरे साथ अयनजीत सेन हैं जो कि बांग्लादेश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, बहुत ही एक ज़माने में बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। मेरा पहला सवाल गौतम दा आपसे है। एक चुनाव ऐसा जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी है ही नहीं और उल्टा वो चुनाव का बहिष्कार कर रही है, तो इस चुनाव को चुनाव माना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नजर में कि नहीं माना जाएगा? बात देखिए, सवाल यही है कि हसीना तो जीत रहे, इसमें से कोई शक नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि इलेक्शन का जो क्रेडिबिलिटी है, ये क्रेडिबिलिटी दिखाना का एक बड़ा चैलेंज है आवामी लीग का, जिसको आवामी लीग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि लोगों को बूथ में लाना, वोट देने के लिए लोग आएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी एक चुनौती है। क्योंकि 2014 में जब बीएनपी बॉयकॉट किया था तो 39% वोट चुनाव पोल परसेंटेज रहा है। इस बार इन लोगों का टारगेट है कम से कम 50% कैसे लाया जाए, ताकि सारे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को दिखा सकता है कि कम से कम लोग आके वोट दिया है। उसमें जिस अपोजिशन पार्टी के साथ कंटेस्ट नहीं है, ये बात, जो अपोजिशन पार्टी यहाँ पे थे मतलब बीएनपी, लेकिन यहाँ पे इस बार एक नया चीज दिखाई दिया है। पुराना जो आवामी लीग लीडर है, जो पूर्व सांसद है, कम से कम इसमें से 100 लोग जो खड़ा हुए हैं, उसमें से मेरे से जानकारी है 50-60 ऐसे कोई सीट होगा जिसमें कड़ी टक्कर है। ये टक्कर अगर होते हैं तो देखना है कि पहले की शिकायत था कि वोट लूट होते हैं, इस बार लूट में इन लोगों को वोट अगर देने दिया जाता है तो चुनाव का डेफिनेटली इसका क्रेडिबिलिटी हो सकता है। मुझे लग रहा है इसके राइट। लिए आवामी लीग शेख हसीना भी कह रहे हैं कि लोग को चुनाव में आने दीजिए, वोट देने दीजिए, कि उनको भी ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी सवाल उठा सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने पहुंचा और पहुंचने के बाद जो देखा, डेवलपमेंट तो बहुत सारे हुआ है ढाका में, पहले से तो जो आते हैं उसको जानकारी है। लेकिन आज जो स्थिति है, ये स्थिति पहले से बदल गया है। ढाका नेचुरली एक रियली एक मेट्रो सिटी होने जा रहा है। और साथ साथ इसके साथ लोगों को जो एस्पिरेशन, जो मिडिल इनकम का एक देश बनने का शेख हसीना का जो ऐलान है, स्मार्ट बांग्लादेश बनाना,
उसमें शायद उन्होंने ये प्रचार करके लोगों को लुभाने का कोशिश कर रहा है। तो देखना ये राइट। पड़ेगा कि वोट देने के लिए कितना लोग आते हैं, सबसे बड़ी चुनौती है। सुनीत, ये तो इसमें कोई शक नहीं। मेरे साथ अयनजीत भी हैं। अयनजीत, इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को आप कैसे इवेलुएट करते हैं, जहां पे ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया हुआ है? 26,000 ऑपोजिशन के लीडर्स, वर्कर्स जो हैं वो जेलों में बंद है, और ज़्यादातर गिरफ्तारियां बीते 3-4 महीनों में हुई हैं जब डेट्स अनाउंस हुए इलेक्शंस के। नमस्कार सुमित जी। मेरा ये कहना है कि जहां तक अभी का राजनीतिक परिस्थिति है बांग्लादेश की, पिछले एक साल का भी अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक चीज साफ जाहिर होता है कि जहां तक मेन ऑपोजिशन बीएनपी का सवाल है, उन्होंने 2014 में बीएनपी ने एक तरह से केयरटेकर के लिए बात की थी, लेकिन उसके बाद अवामी लीग ने उसे नकार के फिर उसके बाद ये उनके पार्लियामेंट में ये चीज ऑफिशियल किया गया कि कोई केयरटेकर सरकार नहीं बनेगी आगे के लिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जहां तक इस पर्टिकुलर चुनाव की सवाल है, इसमें एक चीज साफ जाहिर हो रहा है कि जहां तक ऑपोजिशन की हम बात करें, मूल्य रूप में जातीय पार्टी एक पार्टी के रूप में सामने उभर के आया है। वो अपने आप को एक तरह से मेन ऑपोजिशन के रूप में बोलते हैं, लेकिन साथ में जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि हसीना सरकार के लोग ही खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं इस चुनाव में जो लोग एक तरह से अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, और ताकि एक तरह से जो भी रिजल्ट आएगा वो साफ तौर से जाहिर होगा कि ये एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से ये इलेक्शन किया गया, ये चुनाव किया जा रहा है। और जहां तक इस चुनाव की रिजल्ट की सवाल है, मैं तो गौतम जी से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि अवामी लीग इन ऑल प्रोबेबिलिटी सरकार बनाने जा रही है। रविवार शाम से शुरू होगी काउंटिंग, और सोमवार सुबह तक इसकी पूरी तरीके से रिजल्ट निकल जाएगी। तो गौतम दा, बीएनपी के साथ साथ जो जातीय पार्टी है, क्या उसने भी बॉयकॉट किया है? क्या बांग्लादेश का पूरा ऑपोजिशन इसके इलेक्शन में है ही नहीं, केवल रूलिंग अवामी लीग वर्सेस इंडिपेंडेंट्स ही है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। करीब करीब 26 पार्टी तो मैंने देखा है, 26 पार्टी चुनाव में है। इस 26 पार्टी में पुराना बीएनपी से तोड़ के एक नया पार्टी बनाया जिसको तृणमूल बीएनपी नाम दिया गया। उसका पूर्व जो विदेश सचिव रहा है शमसुर मोबिन चौधरी, उनमें से वो कंटेस्ट कर रहा है सिलेक्ट से बहुत सारे उनका पार्टी में बहुत सारे बुद्धिजीवी पूर्व जो प्रशासक रहे हैं, ये लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो है ही। इसके साथ जातीय पार्टी पूरा बॉयकॉट नहीं किया है। जातीय पार्टी के साथ तो एक समझौता भी कुछ हुआ है अवामी लीग का। जी हाँ। कुछ सीट उन लोगों ने जातीय पार्टी का भी छोड़ा है, लेकिन बाकी पार्टी भी बाकी जगह पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ढाका के आसपास नारायणगंज 2 एक सीट है, जहाँ पे जातीय पार्टी का बहुत एक इम्पोर्टेंट लीडर जो पहले बंगबंधु के साथ काम किया था, उसका लड़का उनका पिताजी, तो उनका लड़का कॉन्टेस्ट कर रहा है। उनका एक प्रभाव है क्षेत्र। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराना जो बंगबंधु के साथ काम किया, उनका परिवार का बहुत लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट ही नहीं, बहुत सारे पार्टी, इस्लामिक एक फ्रंट, तो नया एक फ्रंट बना इस्लामिक पार्टी का। 4 जमायत इस्लामी तो बैंड है, आपको पता है, लेकिन इस्लामिक फ्रंट चारों इस्लामिक गुट मिलकर के एक पार्टी बनाया, उन्होंने भी कॉन्टेस्ट कर रहा है। ऐसे 26 पार्टी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो उनका जो रजिस्टर्ड पार्टी तो 49 उनका संख्या है, लेकिन बीएनपी लेकिन 49 में बहुत सारे छोटा मोटा पार्टी है, लेकिन एक बहुत और सारे सवाल बाकी है जो पार्टी है उसमें बहुत सारे ताकतवर पार्टी। इसमें ये अवामी लीग लीडर से बात करने के बाद मुझे लगा है उनमें कोई नेता मंत्री डर रहा है कि शायद वोटर इस बार उल्टा वोट उनके खिलाफ भी वोट दे सकते। अच्छा अयनजीत, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ऐसे में जब खालिदा जिया कई दिनों से, कई सालों से जेल में है, शेख हसीना की सरकार चल रही है, पॉपुलैरिटी लेवल पे अगर बात की जाए तो क्या शेख हसीना कहीं आगे हैं खालिदा जिया से ज़मीन पर भी? हाँ, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक सेमी रूरल या आप कह सकते हो अर्बन एरिया है बांग्लादेश का, उसमें शेख हसीना की बहुत अच्छी एक पकड़ बन चुकी है पूरी तरीके से। और अगर रूरल एरिया की बात करें उसमें भी काफी हद तक है, लेकिन थोड़ा बहुत खालिदा जिया की पार्टी के कुछ लोग हैं अभी भी, क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि खालिदा जिया के जो बेटे हैं
वो भी एक केस में अभी बांग्लादेश से इसीलिए भागे हुए हैं, लंदन में रह रहे हैं। तो वो भी एक केस में उनके खिलाफ भी एक केस दर्ज हुआ है, और उसमें एक रिजल्ट भी आ चुका है उसमें कि उनको सजा प्राप्त हुई है, लेकिन अभी वो बाहर है। तो जहां तक बीएनपी की सवाल है, बीएनपी का पॉपुलैरिटी फिगर जो है वो एक तरह से पहले के मुकाबले अब काफी कम हो गई है। जो 2014 की अगर हम बात करें और उसके बाद 18 की जो बात करें, ये दोनों टाइम के जो इलेक्शन है, ये दोनों टाइम के इलेक्शन में धीरे धीरे करके बीएनपी जो पॉलिटिकल इंपल्स जो है बांग्लादेश से, उसे धीरे धीरे से हट हट रही है, और यही चीज की फायदा अभी जातीय पार्टी उठाने की तो कोशिश। अंजीत, क्या क्या विपक्ष का बॉयकॉट करना, एक क्विक कमेंट चाहूंगा उनकी, क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि वो हार रहे हैं, खालिदा जिया उतनी पॉपुलर नहीं बची है, क्या इसलिए भी बॉयकॉट किया जा रहा है? मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ हद तक ये चीज है, क्योंकि अगर अभी बीएनपी बॉयकॉट नहीं करके अभी इलेक्शन लड़ती है, तो अगर ये इलेक्शन लड़ती है तो किसी भी हालत में बीएनपी का सत्ता में आने का चांसेस बहुत ही कम है या नहीं है। क्योंकि जो जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाया गया है आवामी लीग सरकार द्वारा, उसके हिसाब से अभी एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश जी। जो एक 2040 के बाद जिस तरीके से अग्रगति की तरफ बढ़ेगी, और जिस तरह स्मार्ट बांग्लादेश की जो छवि बनाई गई है, वो छवि एक तरह से लोगों के मन में आ चुकी है पूरी तरीके से। राइट। अंजीत और गौतम दा, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। कवरेज चलती रहेगी बांग्लादेश चुनावों पर, हमारी नज़र लगातार बनी हुई है कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है। सौरभ, आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि चुनाव में हिंसा बहुत होती है और वो तस्वीरें खूब ज़्यादा देखी भी जाती हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता पहुँचे हैं वहाँ पर। सौरभ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, आपके पीछे अच्छी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका स्टे वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। लेकिन चुनाव की खबरें हम आपके साथ लगातार देखते भी रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे।